हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और आप देख रहे हैं द जीके एलुमिनी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में बायोम, रिसोर्सेज और वाटर के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, अगर बायोम के बारे में हम लोग देखें तो बायोम क्या है। बायोम एक बहुत ही लार्ज एरिया है पृथ्वी पे, ठीक है, जिसका सिमिलर क्लाइमेट हो, मतलब ऐसी जगह जिसका सिमिलर क्लाइमेट, ज्योग्राफी और मौसम, वेदर हो, उसे हम बायोम कह सकते हैं। ठीक है, जो बायोम है वो बना होता है छोटे छोटे इकोसिस्टम से। ठीक, बायोम को जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं रेनफॉल और टेम्परेचर पर। ठीक, बायोम्स मतलब रेनफॉल और टेम्परेचर में डिवाइड रहते हैं। अगर एक्सट्रीम्स देखें तो अगर हार्श क्लाइमेट में अगर हम लोग बात करें तो अगर सबसे गर्म वाली जगह पे डेजर्ट पाए जाते हैं और सबसे ठंडी जगह पे टुंड्रा रीजन पाया जाता है। डेजर्ट बायोम हॉट और ड्राई होता है। ठीक है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी जो है कम बारिश होती है पर ईयर। ठीक है, यहाँ के प्लांट्स को ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। इनकी जड़ें बहुत नीचे तक चली जाती हैं पानी को ढूंढने के लिए, जैसे कैक्टस होता है। और इसमें पत्तियाँ जो है मॉडिफाइड, वो जो कांटे होते हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, जो एनिमल्स होते हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, मतलब ये रात में एक्टिव होते हैं जब मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है, ताकि इनकी मतलब गर्मी को ये अवॉइड कर सके, है ना। अच्छा, जैसे सहारा हो गया, ठीक है, गोबी डेजर्ट हो गया। गोबी डेजर्ट वैसे ठंडा इलाका है। थार डेजर्ट हो गया इंडिया में। टुंड्रा बायोम अगर हम लोग देखें तो ये फ्रीजिंग कोल्ड वाली जगह होती है। ठीक, सबसे ठंडा बायोम होता है। यहाँ पर पूरे साल बर्फ ढकी रहती है। ठीक है, जो ज़मीन है वो तो परमाफ्रॉस्ट होता है हमेशा, मतलब परमानेंट फ्रोजन सॉइल होती है वहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर सिंपल प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे मॉस और लिकेंस, ये पाए जाते हैं, मतलब ये ग्रो होते हैं, इससे ग्रो कर सकते हैं वहाँ पे। और कोई जीवन नहीं है वहाँ पे। तीन मेजर फॉरेस्ट बायोम्स के अगर हम लोग देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसिडियस या मानसून फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, टैगा टैगा या कॉनिफेरस फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, वो देख लेते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये पाया जाता है इक्वेटर के पास। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा ग्रीनरी रहती है। ठीक है, हाईएस्ट वैरायटी, मतलब यहाँ पर जो है जो वैरायटी होती है लाइफ की, बहुत अलग अलग तरीके की मतलब तरीके का जीवन यहाँ पाया जाता है। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अच्छा, जो अमेज़न आता है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है और इसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। अब डिसिडियस या मानसून फॉरेस्ट के बारे में देखें तो इनको मतलब इनकी पत्तियां जो हैं वो शेड कर देती हैं समर्स के समय में पानी को बचाने के लिए। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जितना भी ज़्यादातर इलाका है वो डिसिडियस मानसून फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ठीक, अगर कॉमन पेड़ यहाँ पर देख लें तो टीक, साल, नीम ये सब पाए जाते हैं। टैगा और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में देखें तो ये कॉनिकल शेप के होते हैं, कौन शेप के, इस तरीके से ना। ठीक है, ताकि स्नो इनके ऊपर से गिर जाए, मतलब ठंडी जगह पर थोड़ा पाया जाता है, और यहाँ ताकि स्नो वगैरह ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, जैसे चीड़ उड़ का पेड़ होता है, देखे देखे होंगे आप लोग। जिनकी पत्तियां होती हैं वो सुई की तरह होती हैं। ठीक, ताकि जो पानी का लॉस है वो कम हो सके। आगे देखते हैं, ग्रासलैंड बायोम को देख लेते हैं, दुनिया में जितने भी हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं वो हॉट वेदर होते हैं और डिस्टिंक्ट सीजन होता है, मतलब अलग अलग सीजन होते हैं वैसे इसमें। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आता है सवाना, जो कि अफ्रीका का है। ठीक है, इसको लैंड ऑफ बिग गेम्स बोलते हैं। लानोस वेनेजुला का है, और उसके बाद कैंपोस ब्राज़ील का है। उसके बाद अगर टेम्परेट ग्रासलैंड में हम लोग देखें तो ट्रॉपिकल का देख रहे थे, अगर हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड का देखें तो यहाँ पर बारिश कम होती है ना, हवा तेज़ चलती है, पेड़ नहीं होते हैं, है ना, और जो विंड होती है वो स्ट्रांग होती है, दो बार हो गया। ठीक है, और पेड़ नहीं होते, मतलब ये दो लाइन, ये चीज़ दो बार हो गई है। टेम्परेट में प्रेरीज आते हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं। इनको ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं प्रेरीज को। पैम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ट साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे देखें हम लोग वाटर बायोम्स और स्पेशल जोन्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर रिवर्स का, मतलब रिवर्स फ्रेश वाटर का सोर्स है। अच्छा, लोटिंग, यहाँ लोटिंग मतलब होता है बहने वाली, है ना। लोटिंग फ्लोइंग, फ्लोइंग में आ जाते हैं। और लेक्स जो है ये स्टिल होते हैं, स्टिल मतलब लैंटिक। ठीक, तो लैंटिक मतलब ऐसी फ्रेश वाटर जो रुकी हुई है जैसे लेक्स, और लोटिंग मतलब जो लोट रही है, मतलब चल रही है, रिवर्स जैसे हो गई। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन जो है मीटिंग पॉइंट होता है दो बायोम्स में, जैसे मैंग्रोव हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है पिछले वीडियोस में, इसलिए ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद एक्वेटिक बायोम क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ा बायोम है पूरी पृथ्वी पे। ठीक, पानी वाला। एस्चुरी क्या होती है। ठीक, एस्चुरी जब रिवर जो है डायरेक्टली सी से मिल जाती है तो वो एस्चुरी कहलाती है। ठीक है, मरीन, जो चीज़ें लिखी हुई है उसको समझ लो, ज़्यादा इसमें डीप जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं डीप जा नहीं रहा हूँ, लाइन इतना ही लिख के काफ़ी, तो ज़्यादा पढ़ने क्या मतलब, जो जितना पूछा जाएगा उतना ही ज़रूरी है। मरीन क्या होता है, ओशियन और सीज को मिला के मरीन लाइफ बनती है। ठीक है, कोरल रीफ क्या होते हैं, कोरल रीफ को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है, बस इतना जान लो। कोरल रीफ ये जो होते हैं ना नीचे ऐसे होते हैं कोरल रीफ। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे, मतलब ऐसा बस इतना समझ लो कोरल रीफ
क्या होते हैं, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं। ठीक, आगे देख लो, बाकी छोटा अच्छा बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आएगा नहीं तो क्या मतलब है। मास्टर फैक्ट कुछ देख लेते हैं जैसे प्लांट और एनिमल्स के बारे में। एपीफाइट, ठीक है, प्लांट दैट ग्रो ऑन अदर ट्रीज टू रीच सनलाइट, मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे पेड़ पौधों पे उगते हैं, मतलब उनके सहारे से ऊपर चढ़ते हैं सनलाइट को पाने के लिए, उनको एपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फेमस एनिमल के बारे में देख लेते हैं। हंगुल डियर, ठीक है, ये ठंडे जंगलों में पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर के। हंगुल डियर, ठीक है। कंगारू, ये फेमस एनिमल है ऑस्ट्रेलियन डाउन्स का, ठीक है, जो ग्रास लैंड है ना, टेम्परेट वाले हैं। ओशियन सनलाइट के बारे में अगर हम लोग देखें तो फोटिक जोन जो है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ओशियन के वाटर की। ठीक है, अच्छा, ये एकमात्र ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सनलाइट रीच करती है। डेजर्ट कैमल्स को देख लेते हैं। अब ये अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं, अपने हम्प में, जो इनका हम्प होता है उसके अंदर ही क्या करते हैं, फैट को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जिसको ये बैकअप सोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं एनर्जी और वाटर के उसमें, है ना। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं प्रकृति के द्वारा, जैसे हवा, पानी, मिट्टी और मिनरल्स, है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। अच्छा, रिसोर्स वो चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिसोर्स आर नॉट दे बिकेम रिसोर्स आर नॉट दे बिकेम, मतलब रिसोर्स वो नहीं जो अब आज बन गए हैं। ये किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था ये। ठीक है, इसको याद रख लेना थोड़ा सा। रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन हम लोग इसका कर सकते हैं। एक ओरिजिन के बेस में कहाँ पाए जाते हैं और एक डेवलपमेंट के बेस में। ठीक है, तो ओरिजिन एक बायोटिक होता है और एक बायोटिक होता है। बायोटिक जिसके अंदर जान हो, जैसे फॉरेस्ट हो गया, फिश हो गया, फॉसिल हो गया, फ्यूल्स हो गया। ठीक है, ये सब रिसोर्सेज किसमें आते हैं, बायोटिक में आते हैं। एबायोटिक में क्या क्या, जमीन, लैंड हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड, आयरन, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग डेवलपमेंट के उसमें देख ले तो एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स होता है। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है, हम इसके बारे में जानते हैं ना, मतलब कितना अमाउंट में ये है। ठीक है, जैसे कोल जर्मनी में कितना है, ठीक है, ये हमें पता है कि कितना है कितना नहीं, तो एक्चुअल रिसोर्स है। और पोटेंशियल रिसोर्स क्या है कि ये मतलब अभी तो इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यूरेनियम हमारे पास हमको मिला है लद्दाख में ना, तो इस वजह से। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो अनलिमिटेड फॉर्म में हमारे नेचर ने हमको दे रखा है। ठीक है, और उसका हम लोग अनलिमिटेड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सोलार और विंड एनर्जी हो गया। और इको फ्रेंडली क्या होता है, इको फ्रेंडली एंड कॉज, अच्छा, मतलब ये जो होते हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब हमारे नेचर को हार्म नहीं करते हैं। जैसे सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, फ्लोटिंग वाटर हो गया, है ना, टाइडल एनर्जी उससे बनती है ना, जानते हो कि फ्लोटिंग वाटर जो होता है उससे टाइडल एनर्जी बनती है। जैसे अपना इंडिया का ये वाला इलाका है यहाँ पे और यहाँ पे, है ना, कच्छ और खंबात वाली जगह पे, मतलब गल्फ ऑफ कच्छ और खंबात वाले इलाके में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइडल एनर्जी पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर टाइडल पोर्ट्स, मतलब सब छोड़ा हटाओ, मतलब टाइडल एनर्जी भी यहाँ से रिलेटेड है, इससे ये जान लो। मतलब बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट मैं नहीं बनना चाहता हूँ। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, इसकी सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड है, ये हमें ये नहीं कि हमेशा के लिए मिला हुआ है। जैसे कोल अगर हमने ज़मीन से निकाल लिया और इस्तेमाल कर लिया तो वो कोल खत्म हो गया है। ठीक है, अब उस कोल को बनने के लिए अरबों खरबों साल लग जाते हैं। ठीक, तो क्योंकि पहली बात तो ज़्यादा है नहीं, और इसीलिए वो क्या है, लिमिटेड है, और उसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इनको अगर हम लोग जलाते हैं तो पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर पॉल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया ना, क्रूड ऑयल, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब, और मिनरल्स वगैरह हो गए, ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, अगर अब हमको अपने रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, एक 3R रूल होता है, उससे कर सकते हैं हम। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना है, रीयूज मतलब बार बार इस्तेमाल करना है किसी सामान का। ठीक है, और रिसाइकिल मतलब पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें हमको बनानी है। ठीक, अच्छा, अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो समझ लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो आज हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, लेकिन कल के जनरेशन्स के लिए भी हम लोग चीज़ों को छोड़ दें। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें नेचर को, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी मतलब सस्टेन ना कर पाएँ, ऐसा नहीं करना। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लोग अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते करते करने के साथ साथ हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज छोड़ते हैं। ठीक है, या उनके लिए भी कुछ प्लानिंग करते हैं। रिसोर्स मैपिंग क्या होती है,
सर्वेइंग रिसोर्सेज टू प्लान देयर बेस्ट यूज़, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं उनका सर्वे करने के बाद, है ना, उनका प्लान बनाएं और प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन करें, ठीक है, ताकि बेस्ट इस्तेमाल उसका हो सके। तो इसी को हम लोग रिसोर्स मैपिंग कहते हैं। साइक्लिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट मूव इन अ कॉन्टिन्यूस लूप, मतलब रिसोर्सेज जो बार बार ऐसे लूप में चलते रहते हैं। मतलब जो पानी, जैसे मान लो पानी बरसा, ज़मीन में आया, फिर ज़मीन से भाप बन के फिर हवा में गया, है ना, बादल बनाया, फिर बारिश हुई, तो ये एक साइकिल में चलता रहता है। तो इसी को हम लोग साइक्लिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे पानी हो गया। क्लीन एनर्जी गोल क्या होता है इंडिया और यूपी में अगर देखा जाए तो? अच्छा, 500 गीगावाट इंडिया टारगेट टू 2020, मतलब इंडिया ने 2030 तक टारगेट किया है कि प्रोड्यूस करेगा 500 गीगावाट, ठीक है, नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी को, मतलब या तो विंड या तो सोलर एनर्जी से 2030 तक 500 गीगावाट तक वो एनर्जी को बिना फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए जनरेट करेगा। पीएम कुसुम एक योजना है, ठीक है, इससे गवर्नमेंट प्लान टू हेल्प फार्मर्स इंस्टॉल सोलर वाटर पंप, जो सोलर वाटर पंप्स होते हैं उसका मतलब उसको लगवाने में किसानों को मदद करता है। पीएम कुसुम योजना है ये। 22,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश पॉलिसी 2022 जो है, इसका गोल है प्रोड्यूस करना 22,000 मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी 5 साल में, ठीक है, मतलब 2027 तक। नेट जीरो 2070 ये स्कीम जो है इंडिया का टारगेट है इस साल, है ना, इंडिया टारगेट ईयर, मतलब ये इंडिया का टारगेट ईयर है ना, क्या कंप्लीट करने के लिए? जो एक्स्ट्रा कार्बन है हवा में, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको ज़ीरो करने के लिए, ठीक है, ये इंडिया का टारगेट है। इम्पोर्टेंट मिनरल फैक्ट्स एंड लोकेशंस वो देख लेते हैं अगर हम लोग। उत्तर प्रदेश, है ना, तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और ललितपुर ये 2 जगह हैं। अच्छा, सोनभद्र के बारे में देखें तो ये कोल के लिए बहुत फेमस है। सोनभद्र का सिंगरौली जो फील्ड्स है वो, और ललितपुर में जो यूरेनियम पाया जाता है ना, ललितपुर पहली बात तो यूरेनियम और उसके लिए कॉपर के लिए, यूरोन यूरेनियम और कॉपर के लिए ललितपुर जो जाना जाता है। केरल कोस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, केरल का जो तट है ना, वहाँ पर थोरियम पाया जाता है ना, मोनोजोइड सैंड वहाँ पाई जाती है, तो उसमें थोरियम मिलता है, मोनोजोइड्स। फिर उसके बाद उसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से जो है, कलपक्कम एक जगह है ना, वहाँ पर अभी न्यूज़ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, मतलब रशिया के बाद इंडिया अपना दूसरा एक कंट्री बन चुका है, ठीक। मोनोजोइड सैंड पाया जाता है, ये क्वेश्चन बना था अब की बार पेट में अब की बार ये क्वेश्चन बना था कि मोनोजोइड सैंड में क्या पाया जाता है, या थोरियम, ऐसा कुछ मतलब क्वेश्चन था। जम्मू कश्मीर और राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिथियम पाया गया है, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर से जो धार लगाई गई थी उसको हटाया गया है और एक ही आर्टिकल हटाया गया, दोनों नहीं हटाया गया है, एक ही हटाया गया ताकि वहाँ पर जाके लोग ज़मीन ले सकें। और ज़मीन लेने के बाद क्या हो गया, मतलब क्या होगा, लिथियम वगैरह का जो एक्सट्रैक्शन है वो बढ़िया तरीके से हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। एग्जाम फैक्ट के बारे में अगर हम लोग देखें तो एंथ्रासाइट जो है ये सबसे हाईएस्ट और बेस्ट क्वालिटी का कोल है, एंथ्रासाइट। एडवांस कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत देखना चाहें आप लोग तो रिसोर्स मैनेजमेंट के केस में तो देख लेते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे मिनरल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, जैसे लिथियम, है ना, ईवी के लिए, तो इनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? एक साफ सुथरा मतलब ईंधन है जो बनाया जाता है, मतलब जो वाटर है उसको अलग करके, मतलब वाटर के अंदर वो होता है H2 होता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन को अलग करके, ठीक है, और ये एक रिन्यूएबल सोलार और विंड एनर्जी है, मतलब सोलार और विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो H2 है उसमें से H2 और O को अलग करना, और वहाँ से H2 जो हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करना, है ना, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना एज अ फ्यूल, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। रिसोर्स कर्स क्या होता है? जब कंट्री जो है ना, मतलब विद रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैव वेरी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब रिसोर्स कर्स क्या होता है? मतलब आपके पास संसाधन तो हैं लेकिन आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत ज़्यादा कम है। मतलब रिसोर्स में तो आप भरपूर हैं लेकिन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, तो वहाँ पर आपको कहा जाएगा अब रिसोर्स कर्स आपके ऊपर लगा हुआ है ना, श्राप जिसे लग कहते हैं, रिसोर्सेज का श्राप लगा हुआ है कि है सब कुछ लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? अच्छा, इसमें ओशियन रिसोर्सेज का बहुत ध्यानपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो उसे हम लोग ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ओपेक क्या है? ये इंटरनेशनल ग्रुप है जो कंट्रोल करता है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को, ओपेक। ग्लोबल वाटर रियलिटी अगर हम लोग देखें तो 71% पूरी दुनिया का जो मतलब वाटर है, ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें तो 71% पानी है, ठीक है, और उसमें से, है ना, 2.5% सिर्फ पानी फ्रेश वाटर है, ठीक है, मतलब जो पीने लायक पानी है वो है, ठीक है, और जो फ्रेश वाटर में से 68% है वो पूरी तरीके से जमा हुआ है आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, ठीक है,
और इंडिया का चैलेंज अगर हम लोग देख लें इसमें, तो इंडिया के पास जो है 18% है दुनिया की पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ 18% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। मतलब 18% जनसंख्या इंडिया के अंदर रहती है, लेकिन पानी अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पानी सिर्फ 4% है। तो ये हमारा चैलेंज है ना, और ऊपर से इंडिया वाले पानी भी दबा के वेस्ट करते हैं। वाटर कंजर्वेशन एक्शंस के बारे में देख लेते हैं। एग्रीकल्चर फार्मिंग में अगर हम लोग देखें तो यूज़ माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम। मतलब अगर पानी को बचाना है तो उसके लिए माइक्रो इरिगेशन में जो ड्रिप इरिगेशन होता है, इससे बूंद बूंद से पानी गिरता रहता है ना, वो पाइप लगी होती है उसमें छींक रहता है। स्प्रिंकलर होता है जो छिड़काव वाला होता है, लगा रहता है, छिड़कता रहता है पानी। इससे 60 से 70% पानी सेव हो जाता है फ्लड इरिगेशन के मुकाबले में। स्प्रिंकलर जो है सबसे बेस्ट होता है सैंडी के लिए, ठीक है, या जो ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है उसके लिए। डोमेस्टिक या होम्स के लिए कैसे हो सकता है, हमें रीयूज़ करना है किचन वाटर को, ठीक है, किसके लिए, घर के बगीचों के लिए, ठीक है। अगर कोई पाइप या कोई मतलब टैप जो है उसमें से लीक हो रहा है पानी, तो उसको हमें तुरंत से ठीक करना है। इंडस्ट्री और फैक्ट्री के लिए देख लें हम लोग, हमें यूज़ करना है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ETFs का, ठीक है, क्लीन और हमें यूज़ करना है क्लीन, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ यार, पहली बात तो हमें ETF का इस्तेमाल करना है, मतलब इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स का इस्तेमाल करना है वो फैक्ट्रीज़ में, ताकि वहाँ से शुद्ध पानी निकल सके। मतलब शुद्ध क्या, शुद्ध तो नहीं निकलेगा, लेकिन एक हिसाब से साफ़ पानी फैक्ट्रियों से निकल सके। क्लीन एंड रीयूजेज डर्टी फैक्ट्री वाटर टू प्रिवेंट पॉल्यूशन। मतलब जो फैक्ट्रीज है उन्हें क्या करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए और दोबारा से रीयूज़ करना चाहिए पानी को, ताकि जो फैक्ट्री का गंदा पानी है वो पॉल्यूशन के साथ पानी में, मतलब वाटर बॉडीज़ में ना मिला दिया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स को देख लेते हैं हम लोग, मॉडर्न टेक्निक को देख लेते हैं। तो रूफ टॉप हार्वेस्टिंग क्या होती है, ये इससे होता क्या है, जो छत पे पानी इकट्ठा होता है वो अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर हो जाता है। इसको रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कहते हैं, ताकि मतलब ये सब जहाँ सूखा वगैरह बहुत पड़ता है वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चेक डैम्स, चेक डैम जो है ये छोटी सी दीवार होती है नदी के मतलब आसपास, ठीक है, ताकि पानी को रोका जा सके, है ना, ताकि वो ज़मीन के अंदर थोड़ा सोख के ज़मीन के अंदर चली जाए, ठीक। सोक पिट्स क्या होते हैं, सोक पिट जो है ये रोड के पास होल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, ताकि बारिश के पानी को अपने अंदर जमा कर लें। ये जो है ग्राउंड वाटर को बढ़ाने के लिए होता है। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे, जैसे कुंडी और टंका बना दिया जाता था राजस्थान में, है ना, कहाँ पर, जो राजस्थान का सूखा इलाका था वहाँ पर, ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। खड़ीन, खड़ीन जो है ये मतलब फार्मिंग और वाटर स्टोरेज के लिए बनाया गया था राजस्थान में। लेक और बावली, लेक और बावली जो है ये हिस्टोरिक स्टेप वेल्स है, मतलब ऐसे सीढ़ियों टाइप होता है इनके नीचे जाने के लिए, ठीक। और यूपी और दिल्ली में पाया गया है ये। जिंग्स क्या होते हैं, जिंग्स जो है एक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, क्या इकट्ठा करने के लिए, जो बर्फ पिघली हुई ग्लेशियर होती है ना, उससे जो पानी बनता है लद्दाख में, उसको स्टोर करने के लिए जिंग्स को बनाया गया था, ठीक है। मेजर गवर्नमेंट वाटर स्कीम्स को देख लेते हैं। जल जीवन मिशन, इसका टारगेट है क्लीन साफ पानी देना गाँव के घरों को 2024 तक, ठीक है। कैच द रेन, कैच द रेन जो है ये क्या है, ये गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें नेशनल कैंपेन टू सेव रेन वाटर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, मतलब जब पानी बरसता है तो उसको बचाना है हमें, मतलब स्टोर करना है, तो उसके लिए ये मुहिम चलाई गई थी, कैच द रेन। PMKSY फार्म, ये फार्मिंग के लिए था, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर स्कीम थी, विद द मेन स्लोगन पर ड्रॉप मोर क्रॉप। मतलब ये आप लोगों को याद रखना, ज़्यादा मत याद रखिए। जो PMKSY थी ये फार्मिंग के लिए थी और एग्रीकल्चर स्कीम तो थी, और इसका जो स्लोगन था पर ड्रॉप मोर क्रॉप था। नमामि गंगे इम्पॉर्टेंट है। ये मेगा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, ताकि साफ मतलब पानी, गंगा नदी के पानी को साफ करने के लिए और गंगा नदी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि इलाहाबाद से मतलब कानपुर तक गंगा नदी बहुत गंदी हो जाती है ना, तो उसके लिए बनाया गया था इसको। उत्तर प्रदेश, वाटर फैक्ट्स एंड इश्यूज देख लेते हैं। इरिगेशन सोर्सेज को देख लें तो उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, सबसे बिगेस्ट सोर्स है फार्मिंग वाटर का, ठीक है, 75% लगभग, और इसके बाद कैनाल्स आते हैं, नहर जो होती हैं। डार्क जोन्स को देख लेते हैं, जो वेस्टर्न यूपी के एरिया है ना, जहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत बुरी तरीके से नीचे जा चुका है, तो डेंजरस जोन में आता है वेस्टर्न यूपी। मेजर प्रोजेक्ट को अगर हम लोग देखें तो शारदा कैनाल है, ये सबसे लंबी नेटवर्क है, लंबी कैनाल है, ठीक है,
यूपी में। उसके बाद बेतवा केन लिंक जो है विल हेल्प ड्राई, मतलब बुंदेलखंड वाला इलाका है, वहाँ पर केन बेतवा नदी है और वो केन बेतवा लिंक जो है वो इनको मदद करता है बुंदेलखंड को, ताकि इनको पानी मिल सके सिंचाई वगैरह के लिए जो भी है। आर्सेनिक पॉल्यूशन क्या होता है? ओवर पंपिंग ग्राउंड वाटर रिलीजेज आर्सेनिक विच कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज। मतलब जब पानी में आर्सेनिक मिल जाता है पहली बात तो उससे ब्लैक फुट डिजीज होता है। अब ये होता क्यों है? जब ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा पंप कर लिया जाए तो फिर आर्सेनिक भी नीचे से आने लगता है, तो उसके वजह से ये होता है। हिडन वाटर एडवांस कंसेप्ट। वर्चुअल वाटर क्या होता है? द हिडन अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट दैट इज वाटर नीडेड टू ग्रो 1 kg वीट। वर्चुअल वाटर वो वाटर होता है जैसे मान लो एक हिडन अमाउंट होता है, मतलब कितना पानी, मान लो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पानी लगा, तो ये वर्चुअल वाटर होता है। जैसे हमें कितना, मतलब मान लो 1 kg हमें शुगर को ग्रो करना है, वीट को ग्रो करना है, कुछ भी करना है, मतलब गेहूँ को ग्रो करना है, तो उसमें कितना पानी लगेगा, वही वर्चुअल वाटर होता है। अब ये छुपी हुई चीज़ होती है, इसको कोई काउंट नहीं करता। वाटर फुटप्रिंट को देख लेते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड बाय वन पर्सन और कंपनी इन डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ में कोई कंपनी या कोई एक इंसान के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर कितना इस्तेमाल किया गया, उसे वाटर फुटप्रिंट कहते हैं। डीसैलिनेशन क्या होता है? ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है ताकि जो सॉल्टी सी वाटर है इसको पीने लायक, मतलब फ्रेश वाटर में बनाया जा सके। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाया जाता है क्योंकि इसकी हाई पोलैरिटी होती है। ठीक है, बस इतना याद कर लेना, वाटर की हाई पोलैरिटी होती है। ठीक है, मतलब ये किसी भी चीज़ में घुल जाता है, पोलैरिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो उसका ही होता है ना। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं वाटर हेल्थ और इन्वायरमेंट के बारे में। राजेंद्र सिंह जो हैं ये फेमस कंजर्वेशनिस्ट हैं और ये जाने जाते हैं ग्लोबली किसके नाम से? वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 22 को। ठीक है। पॉपुलेशन मैट्रिक, मतलब नापा जाता है पॉपुलेशन को बीओडी से, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये एक साइंटिफिक यूनिट है मेजर करने के लिए रिवर वाटर की पॉल्यूशन को, बीओडी। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ब्लू रेवोल्यूशन जो है ये इसमें गवर्नमेंट ने पुश किया था ताकि जो फिश फार्मिंग है और वाटर मैनेजमेंट है उसको सही किया जा सके, बढ़ाया जा सके ब्लू रेवोल्यूशन से, है ना। डर्टी वाटर डिजीजेस। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर डायरेक्टली कॉजेज, जैसे मतलब अगर मान लो गंदा पानी अगर हम लोगों ने पी लिया तो उससे हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया और कॉलरा हो गया, ये सब बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन्वायरमेंट बैलेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, लास्ट पीपीटी है आपकी। ठीक है, बायोम्स रिलाई ऑन वाटर, मतलब जितने भी बायोम्स हैं, मतलब जल ही जीवन है आपको पता है, तो जितने भी बायोम्स हैं पानी पर निर्भर करते हैं। जैसे रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट हो गए, ये पूरे तरीके से ग्लोबल वाटर साइकिल पर निर्भर हैं। रिसोर्सेज कम फ्रॉम बायोम्स, मतलब जितने भी रिसोर्सेज है वो बायोम्स से आते हैं। अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिक रिसोर्स, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोटिक रिसोर्स है, जैसे लकड़ी हो गया, दवाइयाँ हो गई या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए, ये सब बायोम इकोसिस्टम्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नेचर ही हमको देती है ना, नेचर मतलब इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम कई सारे इकोसिस्टम मिला के तो बायोम बनता है, लेकिन उनका सेम क्लाइमेट है ना, ज्योग्राफी, ये सब होनी चाहिए। वाटर जो है एक अल्टीमेट रिसोर्स है, बिना पानी के हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब हमें इसका केयरफुल तरीके से कंजर्वेशन भी करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बोथ नेचुरल बायोम और ह्यूमन एनर्जी गोल्स जो हैं इसके बिना फेल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बायोम, नेचुरल रिसोर्सेज और जो वाटर रिसोर्स है, यही मिलके हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब फुलफिल करने में मदद करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर समाप्त हो गया, बाकी ये क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, जो नहीं पढ़ेगा मतलब वो अपना नुकसान कर रहा है। ठीक, बाकी ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है आप लोग को कर दीजिएगा। ठीक है, और एक वीडियो में लाने वाला हूँ छोटा सा एक बैच, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो सके, है ना, क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है इस सब चीज़ों में, ढूंढना फिर करना। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों।